जी लैब गालिब। के बारे में। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा-सा हम स्पेसिएशन के ऊपर आज चूँकि आपने टॉपिक रखा हुआ, तो ऑल्दो हम कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं और जो आज भी बात करेंगे वो हम फ्रैगमेंटेड अंदाज़ में पहले मल्टीपल स्ट्रीम्स में कर चुके हैं। तो चलें थोड़ी-सी स्पेसिएशन पे बात करते हैं, आपने कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया, तो अब कुछ चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करते हैं जो हमने पहले की हुई है। मैंने आपसे 6 चीज़ें जो हैं, 1 पिक्चर और 5 पेपर जो हैं वो शेयर किए हैं। उसी सीक्वेंस में जिसमें नंबर किया हुआ उसमें अगर हम लेकर आएँ तो फिर हम बात करते हैं फिर उसके ऊपर। देखिए, ऐसा है कि जब स्पेसिएशन पर बात होती है, तो जब हमने इन्वेस्टिगेट करना है स्पेसिएशन के फिनोमेनन को तो कैसे अप्रोच करना चाहिए हम उसे? उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, तो सबसे पहला सवाल स्पेसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या करना चाहिए? वो सबसे पहले तो ये करना चाहिए ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आया स्पेसिएशन होती भी है कि नहीं होती? बाज़ लोग हैं वो ये कहते हैं कि भई ये तो एक हिस्टोरिकली वाक़या हो चुका हुआ है, तारीख में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो आप उसको सिर्फ़ बैक ट्रैक कर सकते हैं और फिर उसपे हाइपोथेसाइज़ कर सकते हैं। स्पेसिएशन कोई आपने ऑब्ज़र्व तो नहीं की रियल टाइम में या कोई ऐसा फिनोमेनन नहीं है कि लैब में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या आजकल हो रही है कि नहीं हो रही, ये सवालात हमें आम सुनने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास इस चीज़ का जवाब होना चाहिए कि भई ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक तो ये है कि लैब में स्पेसिएशन मुतअद्दिद बार इतने एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें स्पेसिएशन ऑब्जर्व हो चुकी है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री से मुराद ये रीसेंट हिस्ट्री में 40 से 50 साल के टाइम के दौरान जो स्पेसिएशन हुई है, उस पे फ़ॉलो अप स्टडीज़ हो चुकी हैं। ये भी पता है कि जो अगर किसी इवेंट की वजह से जो स्पेसिएशन हुई थी, उसको फिर फ़ॉलो अप किया गया 40 साल तक और देखा गया कि क्या उसके बाद जो स्पेसिएशन नई स्पेसिएशन की इमर्जेंस के नतीजे में जो फर्दर ऑफस्प्रिंग थी, वो क्या रिप्रोड्यूस कर पा रही थी या कि वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो ये भी आपके पास एविडेंस मिल जाता है। ये हमने सारी बातें पहले की हुई हैं और आज मैं गालिब के साथ इस पर टाइम लगाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपके पास ये सवाल बिल्कुल उठाना चाहिए, इसको स्पेसिएशन के सवाल पे आपको बिल्कुल डक नहीं करना चाहिए अगर कोई आपको क्रिएशनिस्ट जो है क्वेश्चन करता है। तो स्पेसिएशन के सवाल को हेड ऑन लेना है, उसके जो लैब में एविडेंस हैं वो मौजूद हैं, जो एक्चुअल फील्ड में एविडेंस हैं वो मौजूद हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हम आपके सामने आज दोबारा पेश करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, कोई इतनी नई और अनहोनी बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये एस्टैब्लिश करना है कि स्पेसिएशन एज़ अ फिनोमेनन जो कि वेरीफाई हो सकता है, वो मौजूद है। अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि स्पेसिएशन एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क में रहते हुए कैसे होती है? उसके मैकेनिज़्म्स क्या हैं? क्या वो सिलेक्शन के थ्रू होती है? क्या वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू डाइवर्ज कर जाती हैं पॉपुलेशंस? क्या उसके लिए जियोग्राफिक आइसोलेशन क्या ज़रूरी है? क्या उसके बगैर भी हो सकती है? क्या सेक्सुअल सिलेक्शन का कोई रोल है? क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट का कोई रोल है? ये सारे सवाल आपके ज़हन में उठने चाहिए और आपको इनके ऊपर एक-एक करके स्टडीज़ मिलती चली जाएँगी जो एवोल्यूशन के इन मैकेनिज़्म स्पेसिएशन ए बीइंग ए मेजर एक्टिविटी एंड एन इवेंट इन द एवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क के तौर पर आपको एक्सप्लेनेशंस मिलती चली जाएँगी। ठीक है जी, ये एक रिलेटिवली पुराना पेपर है जो गालिब ने सामने रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके सवालों की इन्वेस्टिगेशन इस माइलस्टोन पेपर से होनी चाहिए। गालिब अगर इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर दें तो आसानी हो जाएगी, ठीक है? ये पेपर तो 1993 का है। हम आहिस्ता-आहिस्ता जो जो लिटरेचर आपके साथ अभी रिव्यू करेंगे, रीसेंट लिटरेचर तक अभी पहुँच जाएँगे अगले 10 मिनट तक, ठीक है जी? लेकिन ये चूँकि एक टच पॉइंट या चेक पॉइंट है ऑन द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ स्पेसिएशन कि उस वक्त एज ऑफ 1993 लैब एक्सपेरिमेंट जो स्पेसिएशन पर हुए थे, उनका ये एक समझें कि मेटा रिव्यू है कि उस वक्त पिछले 40 सालों में क्या-क्या लर्न किया गया। कई एक्सपेरिमेंट्स का निचोड़ है जो एज ऑफ 1993 उस वक्त के हिसाब से पिछले 40 सालों में हुए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हैं तो पुराने एक्सपेरिमेंट्स,
लेकिन उनकी वैलिडिटी आज भी उसी तरीके से कायम है। और उसके बाद की जो रिसर्च है स्पीशिएशन में, ना सिर्फ इस पर बिल्ड किया है, बल्कि बहुत सारे जो पॉइंटर्स इन स्टडीज से निकल रहे थे, वो आपको ये नजर आएगा कि रीसेंट स्टडीज की रोशनी में उन पॉइंटर्स में जो हाइपोथेसिस रखे गए थे, वो किसी हद तक कंफर्म भी हुए हैं रीसेंट स्टडीज में। तो क्या कहते हैं ये? पहले इस पर हम 5-10 मिनट लगाते हैं। गालिब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें ताकि जी सर, एब्स्ट्रैक्ट मुकम्मल तौर पर नजर आना शुरू हो जाए। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये लें। जी 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 जी। सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो उनके फाइनल कुछ रिजल्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। जो येलो में हाईलाइटेड है उसको पढ़ें। क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज फाउंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन via pleiotropy and or genetic hitchhiking with or without allopatry। अच्छा, पहली बात ये गालिब ने आज इससे पहले की स्ट्रीम में एलोपैट्री और सिंपेट्री के बारे में बात की थी। एलोपैट्री से मुराद ये है कि क्या जियोग्राफिक आइसोलेशन, जो अगर स्पीशीज के सब ग्रुप्स के दरमियान अगर हो जाए, उस सूरत में तो स्पीशिएशन हो ही जाती है। ये तो बहुत पुरानी सोच है, लेकिन यहाँ से ऑलरेडी 20th सेंचुरी के एक्सपेरिमेंट से ये बात पता लगने शुरू हो गया था कि विद और विदाउट एलोपैट्री, यानी आया जियोग्राफिक आइसोलेशन हो या ना हो, दोनों सूरतों में आपके पास स्पीशिएशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त भी 1993 के मुताबिक भी जो उनका कंक्लूजन था, वो यही था कि वी कंक्लूड दैट द रोल ऑफ जियोग्राफिकल सेपरेशन in generating allopatry, zero gene flow induced by spatial isolation has been overemphasized in the past। कि जो ये कि इंडिविजुअल्स को पहले सेपरेट होना है जियोग्राफिकली, उसके बाद स्पीशिएशन होनी है, ये चीज, इसका रोल जो है, वो कहते हैं हमें यही समझ में आ रहा है कि वो ओवर एम्फोसाइज किया गया पास्ट में। गालिब स्क्रॉल डाउन करें और इसके सब्सिक्वेंट पेजेस पर जाएं, जहां पर एक पेज के ऊपर दोनों कॉलम्स में मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें, सेकंड कॉलम में आए, क्या लिखा हुआ? जी अच्छा, सर। as an example of a study that compared the development of pre-zygotic isolation as a correlated response with divergent selection with and without gene flow। ये देखिए, उस जमाने में भी ये बातें होना शुरू हो चुकी थी। गालिब ने आज सुबह जब बात की तो गालिब ने एक स्लाइड में दिखाया कि एक चीज है प्री जाइगोटिक, एक चीज है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। यानी प्री जाइगोटिक का मतलब ये है कि स्पीशीज के कुछ मेंबर मेट ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन और जाइगोट में बनना ही नहीं है। एक ये है कि वो पोस्ट जाइगोटिक कि अगर जेनेटिकली वो उनके साथ इतनी इनकम्पैटिबिलिटीज आ चुकी हैं कि अगर वो जाइगोट उनका बन भी जाए तो वो वायबल नहीं होता। वो ये फर्क है प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक। और प्री जाइगोटिक अपने अंदर एक बहुत बड़ी फोर्स है, उस सेक्सुअल सिलेक्शन उसका छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मैं उस पर अभी टाइम लगाऊंगा। लेकिन आप ये देखें कि 1993 में जो पिछले 40 साल के एक्सपेरिमेंट हुए थे, खासतौर पे ये तो 1975 का एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी तरफ ये भी इशारा कर रहे हैं, उसमें ये बातें होना शुरू हो चुकी थी कि प्री जाइगोटिक आइसोलेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फोर्स है। और ये लैब में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने क्या दिखाया था? उन्होंने दिखाया था कि जी ओवर द कोर्स ऑफ 16 जनरेशन एक्सपेरिमेंट, फ्लाइज शोड और ये ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओवर द कोर्स ऑफ अ 16 जनरेशन एक्सपेरिमेंट, फ्लाइज शोड अ मार्केट रिस्पॉन्स टू डिवर्जेंट सिलेक्शन इन बोथ द एलोपैट्रिक एंड सिंपैट्रिक एक्सपेरिमेंट्स। यानी उन्होंने दोनों तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि जियोग्राफिक आइसोलेशन करके भी देख लिया, जियोग्राफिक आइसोलेशन के बगैर भी क्या कहते हैं उन्होंने करके देखा, तो उन्हें नजर आया कि डाइवर्जेंट सिलेक्शन दोनों सूरतों में हो रही थी। खास तौर पे उन्होंने ये देखा, more importantly with respect to speciation, moderately strong pre-zygotic isolation evolved between the divergently selected populations irrespective of the presence of gene flow between them। ये ब्लू के अंदर हाईलाइटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जमाने में चूंकि बहुत जो लोग स्पीशिएशन पर काम करते हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं लगेगी,
क्योंकि सेक्सुअल सिलेक्शन एज ए ड्राइविंग फोर्स, एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन स्पीशिएशन के तौर पर काफी हद तक एक्नॉलेजमेंट उसको मिल चुकी है। लेकिन उस वक्त ये वाकई बहुत बड़ी बात थी कि जीन फ्लो के होते हुए भी फिर भी उनके दरमियान डिवर्जेंट सिलेक्शन हो सकती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बता रहे हैं कि जी डिवर्जेंट सिलेक्टेड पॉपुलेशंस irrespective of the presence of gene flow between them। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें गालिब, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। गालिब आप हैं? हाँ जी। खैर, वो ये कह रहे हैं कि taken collectively these studies strongly support the conclusion that reproductive isolation can easily evolve between populations connected by gene flow whenever divergent selection is strong relative to gene flow। तो यानी जीन फ्लो अगर उनके दरमियान है भी तो फिर भी डिवर्जेंट सिलेक्शन के थ्रू हो सकता है। तो ये बात स्टेट ऑफ द रिसर्च है 1990s में। ठीक है, अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। क्या स्टेट ऑफ द रिसर्च थी कि पिछले 50 साल लैब एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर उन्होंने लैब में ड्रोसोफिला के अंदर स्पीशिएशन बार बार ऑब्जर्व की, दोनों सूरतों में ऑब्जर्व की, चाहे उन्होंने जियोग्राफिकल सेपरेशन रखी या नहीं रखी, दोनों सूरतों में मुतअद्दिद एक्सपेरिमेंट्स में बार बार स्पीशिएशन इवॉल्व की। तो ये तो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि पिछली सदी में ओवर पीरियड ऑफ 50 साल तक होते रहे। नंबर 2 खोलें गालिब। अच्छा जी, अब ये आप अभी भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों मेरे ख्याल से हयात हैं अभी। ये हस्बैंड एंड वाइफ रिसर्चर कपल है, पीटर एंड रोजमेरी ग्रांट। ये काफी उम्र के हैं दोनों और ये प्रिंसटन में दोनों ही शायद प्रोफेसर। इन्होंने जो एक हाइब्रिडाइजेशन इवेंट हुआ कि जहां एक पॉपुलेशन में फिंचेस की एक पॉपुलेशन में से एक मेल माइग्रेट करके दूसरी पॉपुलेशन में गया और उसने वहां दूसरी पॉपुलेशन की किसी फीमेल के साथ मेटिंग की, जिसकी जो ऑफस्प्रिंग थी वो वायबल थी। उसको उन्होंने फॉलो अप किया कि क्या वो जो ये स्पीशिएशन का इवेंट हुआ है ये ऐसे ही क्या खत्म हो गया, एक आइसोलेटेड इवेंट होके नॉइज के तौर पर एलिमिनेट हो गया, या उसके आगे जो फर्दर ऑफस्प्रिंग डेवलप हुई उसकी वजह से नई स्पीशीज वाकई इमर्ज की और सस्टेन की और वो भी आपस में अब रिप्रोड्यूस कर रही है अपनी ऑफस्प्रिंग, वो स्टीराइल नहीं है। ये उन्होंने 40 साल तक उसको फॉलो अप किया। ठीक है जी, ये दोनों जिंदा हैं अभी। ठीक है, यानी मैं आपको को बहुत पुरानी बात नहीं बता रहे। अब आपको बताते हैं कि 2015 के अंदर जो जब ये जो फॉलो अप का जो उन्होंने फिर जेनेटिक एनालिसिस किया उसके क्या रिजल्ट्स निकले, वो नंबर 3 खोलें गालिब, जो नंबर 3 टैब है, नेक्स्ट टैब जी। इसको थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा सा जूम इन करें और पहले सफे पे रहें जी। तो आप ये देखें कि इसमें ये ऑफ कोर्स बड़ा ग्रुप है। इसका टाइटल आप देखें कि वो उन्हीं फिंचेस की एवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है। और भी ऑथर्स बीच में मौजूद हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि सेकंड लाइन के अंदर जो लास्ट ऑथर है वो रोजमेरी ग्रांट है और लास्ट लाइन के अंदर जो फर्स्ट ऑथर नजर आ रहे हैं वही वो पीटर ग्रांट है। तो वो उनका अब ये 2015 का नेचर का पेपर है जो उन्होंने 40 साल फॉलो अप करने के बाद क्या कहते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए कि क्या वो वायबल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर रही है नई स्पीशीज के नहीं। तो उन्होंने क्या बताया और जेनेटिकली क्या उन्होंने फॉलो अप किया, क्योंकि जाहिर बात है कि उससे 2015 से 40 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी जीनोमिक सीक्वेंसेस की वो बहुत ही प्रिमिटिव थी एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज इन 2015। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या क्या कहते हैं नोटिस किया, उन्होंने कहा जी वी फाइंड एक्सटेंसिव एविडेंस फॉर इंटरस्पेसिफिक जीन फ्लो थ्रू आउट द रेडिएशन। इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है स्पीशीज के दरमियान। ये बाज दफा ये जो लफ्ज स्पेसिफिक है ये स्पीशीज से देखे निकला हुआ है, तो इंटरस्पेसिफिक का मतलब बिटवीन स्पीशीज। तो वी फाइंड एक्सटेंसिव एविडेंस फॉर इंटरस्पेसिफिक जीन फ्लो थ्रू आउट द रेडिएशन। Hybridization has given rise to species of mixed ancestry
a 240 kilobase haplotype encompassing ALX1 gene that encodes a transcription factor affecting craniofacial development is strongly associated with beak-shaped diversity across Darwin's finch species. यानी वो एक तो पहली बात यह है कि वो जो बीक शेप में जो वेरिएशन आ रही थी, जाहिर बात है वो कोई ऐसे ही जादू नहीं हो रहा कि फिनोटाइप में ऐसे ही कोई तब्दीली आ रही है। उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग जीन्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हुई हैं, जो कौन सी जो कि क्रेनियोफेशियल डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड है, वो बीक शेप के अंदर वेरिएशन पैदा करती हैं। ये एक 240 किलो बेस का क्या कहते हैं हिस्सा है, जिसमें उन्होंने देखा कि वो जो उसके डिसेंडेंट्स थे, जो वो एक हाइब्रिडाइजेशन इवेंट था जिसके नतीजे में स्पीशिएशन हुई, वो उसके बाद इन जगहों पर वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है जी, तो अब आपके पास क्या है? आपके पास ड्रोसोफिला के अंदर 50 साला लैब एक्सपेरिमेंट्स की हिस्ट्री है स्पीशिएशन की, डॉक्यूमेंटेड। आपके पास दूसरे जानवरों में हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्पीशिएशन की केस स्टडीज मौजूद हैं, उनकी 40 साल बाद में फॉलो अप मौजूद है एज ऑफ 2015। इस पर भी चेक करें, जाहिरी बात है रिसर्च रुक नहीं जाती। तरीकाकार यही होता है जानने का कि चेक करें कि ये जो अगर 8 साल 10 साल पुराना पेपर है, इसको किसने साइट किया है रिसेंट टाइम्स में, इसके आगे क्या बिल्ड हुआ, ऐसे रिसर्च आगे चलती है और आप भी लिटरेचर से अप टू डेट रहते हैं। तो जहां पर रुक ना जाएं, आगे भी इसको पढ़ते रहें। अब आप आए अगले सवाल की तरफ। ये बात तो अब आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए कि स्पीशिएशन हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। ये सिर्फ कोई हाइपोथेसिस नहीं है टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। जो बाज लोग कहते हैं ना कि हाँ जी आप डाइवर्सिटी देख रहे हैं आज की तारीख में, अब आप एक इंडक्टिव हाइपोथेसिस लेकर आ रहे हैं कि अच्छा ये कॉमन एंसेस्टर से स्पीशिएशन हुई होगी बिकॉज वो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है। यस, दैट्स अ वेरी पावरफुल साइंटिफिक इंडक्शन, वी आर विद इट। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते दिस इज प्योरली इंडक्टिव बिकॉज ground evidence of speciation has been observed. So this is no longer a purely inductive argument. ठीक है जी, कुछ जो हजरात है जो कि फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर पीएचडी उन्होंने की हुई है, और मैं स्पेसिफिकली नाम ले देता हूँ, मैं सबूर अहमद की बात कर रहा हूँ, वो इस बात में एंगेज करते हैं। उनके पास कोई बुनियाद नहीं है ये कहने की कि ये सिर्फ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, even though scientific induction is done always in the light of evidence and that inference is done in the light of evidence. वो कोई वीक रास्ता नहीं है नॉलेज तक पहुंचने का, लेकिन यहां तो आप वो बात भी नहीं कर सकते अब स्पीशिएशन की। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कि जिसकी नतीजे में स्पीशिएशन हुई, तो अब आप कहते हैं कि जी इनके दरमियान जो कॉमनैलिटीज आपको नजर आ रही हैं उससे आप कॉमन डिसेंट नहीं क्या कहते हैं कर सकते, वो कॉमन डिजाइन हो सकता है। ये अक्सर लोग ये भी बात करते हैं कि नहीं इसके पीछे कॉमन सोर्स हो सकती है, इसका डिजाइनर कॉमन हो सकता है। भाई इधर तो आपको नजर आ गया ना कि स्पीशिएशन हो गई है, और जब स्पीशिएशन हो रही है तो स्पीशिएशन का मतलब ही यह है कि विद प्रोबेबिलिटी वन कॉमन एंसेस्ट्री के हक में यह आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि स्पीशिएशन का मतलब ही यह है कि एक ग्रुप था जो डाइवर्ज कर गया। सो देयरफॉर वंस यू हैव लुक्ड एट दिस एविडेंस, आपका ये आर्ग्यूमेंट के मैं सिमिलैरिटीज की बेसिस पर कॉमन और होमोलॉजीज की बेसिस पर कॉमन एंसेस्ट्री इन्फर करूंगा, yes that's an inductive argument, but you have a forward deductive evidence available for it, if you know what I mean. So अगर आप philosophy of science के स्टूडेंट हैं, एक्सपर्ट हैं, you would know what Bayesian inference is. So your Bayesian inference की जो likelihood है कि हम infer करें common ancestry को from homology, that goes up in light of this forward जो causality observe हो रही है. So I'm addressing those philosophers of science who engage in this kind of mishmash. आगे आए, अब जरा हम आते हैं इनके मैकेनिज्म्स की तरफ, नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 जरा बड़ा करें।
अच्छा, गर्चे सेक्सुअल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फोर्स। हमने पिछले ही हफ्ते जेनेटिक ड्रिफ्ट का रोल इन स्पीशिएशन वो कवर किया है, उसकी अलहदा से वीडियो भी गालिब ने एक्सट्रैक्ट कर दी है और वो स्केड्यूल्ड है, उसको आप अलहदा से देखिएगा। मैं वो दोबारा से कवर नहीं करूंगा, लेकिन ये बात बता दें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, जो कि सिलेक्शन ड्रिवन नहीं है, वो भी स्पीशिएशन कॉज करती है। जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज ऐसी कि जो स्पीशिएशन की तरफ लेकर जाती है पॉपुलेशन को स्मॉल पॉपुलेशंस में, वो भी डॉक्यूमेंटेड है, वो पिछले हफ्ते हमने कवर किया था। अभी हम आपको ये बताते हैं, हम अपनी अंग्रेजी स्ट्रीम में डिटेल में कवर कर चुके हैं। तकरीबन 40-50 मिनट स्पेसिफिकली हमने इस टॉपिक को डिवोट किए थे एपिसोड 2 या 3 में। गालिब की जो रैशनल एंथम इंग्लिश का चैनल है, उस पर भी आप जाकर डिटेल में ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको जल्दी से स्किम थ्रू करूंगा। क्या है कि सेक्सुअल सिलेक्शन में आपको पता है, हम कई दफा कवर कर चुके हैं कि सेक्सुअल सिलेक्शन में जो प्रेफरेंसेस हैं एक मेट की दूसरे मेट की तरफ, वो इवॉल्व करती हैं। ऐसे मार्कर्स इवॉल्व करते हैं जो कि अगर एक मेट अपनी, यानी कि मेल फॉर इंस्टेंस होता दोनों तरफ है, हिस्टोरिकली ज्यादा ये समझा जाता था क्योंकि उस वक्त एग्जाम्पल ज्यादा ऐसी थी कि जैसे सिर्फ फीमेल जो है वो चूज करती है। अभी भी ज्यादा एग्जाम्पल्स फीमेल चॉइस की हैं सेक्सुअल सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, मगर मेल चॉइस की एग्जाम्पल्स भी अब आना शुरू हो चुकी हैं। पॉइंट क्या है कि फीमेल इज मेकिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन दी मार्कर्स जो कि एक मेल एडवर्टाइज कर रहा है, जो मार्कर्स ऑफ जेनेटिक फिटनेस है। इस वजह से फीमेल वो प्रेफरेंस इवॉल्व करती है ताकि वो ऐसे मेल के साथ जाके मेट करे जिससे ज्यादा फिटर ऑफस्प्रिंग बनने की प्रोबेबिलिटी है। ये याद रहे कि ऐसा नहीं है कि ये भी कि तमाम पॉपुलेशन में ये प्रेफरेंस एक जैसी हो जाती है फीमेल्स में, उसमें सब ग्रुप्स बनते हैं। यानी कुछ ग्रुप होगा जिसकी प्रेफरेंसेस कुछ होंगे, एक सब ग्रुप होगा जिसके प्रेफरेंसेस कुछ होंगे। एज अ रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि इस सेक्सुअल बिहेवियर, प्रेफरेंशियल सेक्सुअल बिहेवियर और डिफरेंशियल सेक्सुअल प्रेफरेंस बिहेवियर, यानी कि डिफरेंसेस हैं उन बिहेवियर्स में, उसकी बेसिस पर कुछ सब ग्रुप्स आपस में मेट करेंगे, कुछ सब ग्रुप्स आपस में मेट करेंगे। एज अ रिजल्ट वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले उनके दरमियान जियोग्राफिकल सेपरेशन आए, इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले उनके दरमियान कोई जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज डेवलप करें। इस बिहेवियरल प्रेफरेंस के थ्रू वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो सकते हैं, एंड देन दैट ओपन्स द डोर फॉर डाउनस्ट्रीम डाइवर्जेंस। ये है इसका बैकड्रॉप। मैं पहले 2-3 जुमले पढ़ देता हूं और फिर उसके बाद हम इसकी एक्चुअल एग्जांपल्स देखेंगे। वो क्या कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट के पहले 2-3 जुमले पढ़ें कि सेक्सुअल सिलेक्शन फेवर्स ट्रेट्स that give the bearer an advantage in attracting high quality mates or competing for them। ठीक है जी, ये बात हो गई। दूसरी बात कि such traits can contribute to pre-zygotic isolation between populations। जाहिर सी बात है कि जब प्रेफरेंसेस डेवलप हो रही हैं तो वो प्री जाइगोटिक आइसोलेशन ही होगी ना, क्योंकि जब वो आप एक दूसरे से मेट नहीं करेंगे तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। तो दिस इज प्री जाइगोटिक आइसोलेशन व्हिच इज थॉट टू यूजुअली बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पीशिएशन। और जब प्री जाइगोटिक आइसोलेशन हो गई तो फिर उसके बाद स्पीशिएशन की रास्ते खुलते हैं। येलो में जो हाईलाइटेड है उसको पढ़ें। Case studies at the genus level have yielded the most compelling evidence for causal links between sexual selection and speciation। ठीक है जी, आपके पास ऐसी केस स्टडीज मौजूद हैं जहां आपको नजर आ रहा है कि सेक्सुअल सिलेक्शन और स्पीशिएशन के दरमियान कॉजल लिंक है क्या। जरा स्क्रॉल डाउन करें गालिब। हिस्ट्री के लिए ब्लू में जो हाईलाइटेड है, इसकी 1980 की दिहाई के अंदर ही मैथमेटिकल मॉडलिंग पे काफी काम हो चुका था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के अलावा साथ साथ सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू पॉपुलेशंस डाइवर्ज कर सकती हैं। उसके बाद मामला क्या है कि अगर आप एक्चुअल एग्जांपल्स लें, दो बड़ी एग्जांपल्स हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं।
एक सिक्लेड फिश के अंदर और एक हवाईयन क्रिकेट्स के अंदर। मामला यह है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, उनके दरमियान बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है। तो अगर आपने ये देखना है कि उनमें डाइवर्जेंस कैसे आई, तो आपको किन चीजों को देखना चाहिए? यानी एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, स्पीशीज मुख्तलिफ हैं, वो आपस में मेट भी नहीं करती, लेकिन उनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो आपने अगर ये समझना है कि भाई स्पीशिएशन की फोर्सेस क्या हैं, क्या हुआ होगा कि उनके दरमियान स्पीशिएशन हुई, तो आपको डिग डाउन करना पड़ेगा कि भाई उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं क्या। ठीक है जी। तो ये कहानी है उसमें इन इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे। तो क्या बताते हैं वो कि सिक्लेड फिशेस में मैं जो ये येलो लाइन है इसकी तीसरी लाइन को पढ़ रहा हूं, इन विच सम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज डिफर ओनली इन मेल कलरेशन एंड फीमेल कलर प्रेफरेंसेस। बाकी हर लिहाज से वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। उनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि मेल्स डिफरेंट कलर्स में आते हैं। हम आपको उनका जो पेपर्स हैं सिक्लेड फिशेस के बारे में वो भी दिखाएंगे कि 5 किस्म की कलर वेराइटीज में मेल्स आते हैं और 5 किस्म की फीमेल में सिलेक्शन प्रेफरेंसेस एग्जिस्ट करती है। तो एक खास जो फीमेल है वो अगर टाइप ए है तो वो टाइप ए कलर के मेल को ही सिलेक्ट करती है। बाकी हर लिहाज से वो एक जैसी हैं, मगर दे डिफर ओनली इन टर्म्स ऑफ अ मेल कैरेक्टरिस्टिक एंड कोरस्पॉन्डिंग फीमेल कलर प्रेफरेंस। इस बात पे गौर करें। इसी तरीके से हवाईयन क्रिकेट्स में भी वो कहते हैं कि जी दे आर मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल स्पीशीज, यानी एक शक्ल शबाहत से, शेप के हिसाब से, बाहर से, हर लिहाज से वो एक जैसी हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल सिस्टर स्पीशीज। बट किस चीज पे डिफर करती हैं वो? मेल सॉन्ग जो वो कोर्टशिप करता है मेल क्रिकेट, उसमें डिफरेंसेस हैं और फीमेल की कोरस्पॉन्डिंग प्रेफरेंसेस में डिफरेंस है। अगर आप इसमें डिग इन करेंगे, हम आपको ये स्टडीज भी आगे दिखा देंगे अगले 5-10 मिनट में। लेकिन मोटी बात यह है कि वो मेल सॉन्ग है ना, उसमें वो जिस रेट से पल्सेस भेजता है, तो पल्स रेट है उसके एक सॉन्ग का जो वो डिफर करता है, और फीमेल्स की प्रेफरेंस फॉर दैट पल्स रेट जो है वो इवॉल्व की हुई है। दिस इज रिमार्केबल। यानी कहने का मामला मतलब यह है कि आपके पास ऐसी स्टडीज अब मौजूद हैं जो आपको ये बता रही हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं जो कि बाय एंड लार्ज बाकी हर लिहाज से एक जैसी हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल्स में जो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो डिफर कर रहे हैं, और कोरस्पॉन्डिंग फीमेल्स में उनकी प्रेफरेंसेस डिफर कर रही हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ वेरी ओल्ड हाइपोथेसिस। ये बहुत पुराना हाइपोथेसिस है कि सेक्सुअल सिलेक्शन एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्पीशिएशन। लेकिन अब हमारे पास एविडेंस आना शुरू है उसका कि आपके पास ऐसी एग्जांपल्स आना शुरू हुई हैं कि जिनमें हर लिहाज से वो सिस्टर स्पीशीज बड़ी क्लोज हैं, मगर जिस हिसाब से वो मुख्तलिफ हैं वो सेक्सुअल सिलेक्शन के जुमरे में आता है। वो उस हिसाब से मुख्तलिफ हैं कि कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एडवर्टाइज हो रहे हैं, उनमें डिफरेंसेस हैं, और फीमेल्स में उनकी प्रेफरेंसेस में डिफरेंस है। ठीक है जी। तो ये 2 पेपर जल्दी से हम रिव्यू करते हैं, फिर हम कंक्लूड करते हैं। 5वां खोलने वाले, टैब नंबर 5, इसको जरा बड़ा करें। ठीक है जी, ये सिक्लेट फिश के अंदर है। इसमें वो पेपर है स्पीशिएशन थ्रू सेंसरी ड्राइव इन सिक्लेट फिश। वो क्या बता रहे हैं, जरा ये एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ें कि दिस इज द मोस्ट कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन सो फार ऑफ स्पीशिएशन थ्रू सेंसरी ड्राइव विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। सेंसरी ड्राइव का मतलब यही है कि फीमेल्स परसीव कर रही हैं कलर्स, और उसके थ्रू उनकी सिलेक्शन में डिफरेंस आ रहा है, और उसके थ्रू जो पिगमेंट्स हैं जो उसकी स्किन में मेल की, उनकी एवोल्यूशन ड्राइव हो रही है। क्योंकि जाहिर बात है जो कलर नजर आ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो तो वो डिफरेंट पिगमेंट्स की वजह से हो रहा है। तो उन और वो वेल नोन है कि वो अंडर जेनेटिक सिलेक्शन होते हैं। ठीक है जी। तो क्या बता रहे हैं वो, ये जो राइट साइड पे जो रेक्टेंगल हाईलाइटेड है कि जी फीमेल लेक विक्टोरिया सिक्लेट्स हैव मेटिंग प्रेफरेंसेस फॉर कॉन्स्पिक्युअसली कलर्ड मेल्स।
perception of conspicuousness is influenced by ambient and background light, signal transmission, receiver sensitivity and higher level processing. जाहिरी बात है कि उसमें उनको डिफरेंशिएट भी करना है बाकी चीजों की मुकाबले में। तो आप ये देख सकते हैं कि शुरू में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि शुरू में जो कलर प्रेफरेंसेस डेवलप हुई होती हैं फीमेल में, वो जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल सिलेक्शन वो वाली सेक्सुअल सिलेक्शन की बेसिस पर हुई हो कि जी एक ही स्पीशीज के दो मेल्स में सेक्सुअल प्रेफरेंस है। पहला काम तो यह है कि उसको बाकी एनवायरनमेंट से तो डिस्टिंग्विश करना है ना, अपने मेट को डिटेक्ट करने की एक विजुअल मशीनरी तो आपने डिटेक्ट करनी है ना। तो एनवायरनमेंट से दूसरी स्पीशीज से तो मुख्तलिफ डिटेक्ट करना बड़ा जरूरी है कॉन्स्पिक्यूअस। उससे वो एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर है उस विजुअल प्रोसेसिंग मशीनरी के डेवलप होने पर के लिए कि आपने बाकी स्पीशीज से तो डिफरेंशिएट करना है और बाद में ये कैपेबिलिटी विद इन स्पीशीज डिफरेंसेस और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की तरफ भी को ऑप्ट हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन करें, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं वो कौन सी वेराइटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अगर स्क्रॉल डाउन करें अगले सफे पे जाएं, ये ऊपर ऊपर वो जो 5 किस्म के रंग दिखाए हुए थे, ये जो वैरायटी ये वाली, ठीक है। ये वो 5 किस्म की वैरायटीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं और ये उन्होंने बहरहाल राइट साइड पर स्पेक्ट्रम भी दिखाया हुआ है कि वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन आप देख सकते हैं कि रंगों का, पिगमेंट्स का, कलर्स का डिफरेंसेस है। ये सिक्लेट फिशेस के अंदर ये वैरायटीज डेवलप हुई हैं और फीमेल्स, आपको फीमेल्स में 5 ग्रुप मिल जाएंगे जो कि जिनकी प्रेफर्ड सेक्सुअल प्रेफरेंस होगी कि वो सिर्फ एक किस्म की, फर्ज करें ये जो रेड एंड पर जो मेल है सिर्फ इसके साथ करने वाली फीमेल होगी जो जो इसको प्रेफर करेगी। दूसरी कोई फीमेल होगी तो वो दूसरी किसी टाइप को करेगी। तो इनके दरमियान देयरफॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इवॉल्व कर चुकी हुई है, ऑलरेडी कर चुकी हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल सिलेक्शन। अब आप आ जाएं टैब नंबर 6 के ऊपर, आखिरी टैब को, फिर हम कंक्लूड करते हैं। ये है जनाब रैपिड सिलेक्शन इन एन आर्थ्रोपॉड। ये गालिब ने भी पेपर दिखाया था। ये बुनियादी तौर पर क्रिकेट्स के अंदर जो उनकी कोर्टशिप सॉन्ग के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर ये स्टडी है। उन्होंने जरा नीचे स्क्रॉल करें। हाँ जी, ये इधर वो बेसिकली समझा रहे हैं कि कैसे आपको इस तरह की सवालों को जवाब देने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। वो कहते हैं ऑल द कॉजेज ऑफ स्पीशिएशन आर डिफिकल्ट टू एसरटेन एक्सपेरिमेंटली, traits that distinguish closely related species provide important insight. I think this is a very important sentence. ये मैंने शुरू में भी बात की थी कि आपने अगर स्पीशिएशन के कॉजेस पर स्टडी करना है तो आपको जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं थोड़े, क्योंकि वो डाइवर्जेंस के कस्प के ऊपर हैं जो क्लोजली रिलेटेड है स्पीशीज, वहां उनके दरमियान कौन सी चीजें डिस्टिंग्विश कर रही हैं तो वो आपको स्पीशीज की कॉज के करीब लेकर जाएंगे। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल एडवाइस फॉर दोज रिसर्चर्स जो कि स्पीशिएशन के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं। ये नीले वाला जुमला, ठीक है जी, दोबारा से कि ऑल्दो द कॉजेज ऑफ स्पीशिएशन आर डिफिकल्ट टू एसरटेन एक्सपेरिमेंटली, traits that distinguish closely related species provide important insight. इसलिए ये जो क्रिकेट्स की जो स्पीशीज है लोपेला, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली क्रिप्टिक। मॉर्फोलॉजिकली क्रिप्टिक का मतलब यह है कि वो बाहर से एक जैसे लगते हैं, ठीक है जी, यानी उनकी जो डिफरेंसेस हैं वो एनक्रिप्टेड है, हिडन है, बाहर से तो वो एक जैसे लगते हैं। Closely related species are morphologically cryptid and distinguishable only in terms of what? In the pulse rate of their male courtship song. बाकी हर लिहाज से वो एक जैसे हैं। वो जो मेल कोर्टशिप सॉन्ग है, जो मेल आके सॉन्ग सुनाता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, जो एक सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट है टू अट्रैक्ट फीमेल मेट्स, उस पल्स रेट में सिर्फ वो मेल डिफरेंट है। दूसरी तरफ
Females prefer pulse rates of their own species, so divergence in male song reduces the chances of interbreeding between species. बहरहाल इस वजह से कहने कि it is therefore likely that the forces responsible for speciation on Lopella are those that cause the evolutionary divergence of secondary sexual traits. स्क्रॉल अप करें अगले उसके ऊपर कॉलम के ऊपर क्या बात हो रही है. If secondary sexual traits can evolve rapidly owing to sexual selection, then they could lead to accelerated rates of speciation. यानी यहां पर उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है कि अगर सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स जो हैं वो सेक्सुअल सिलेक्शन के रिस्पॉन्स में बड़ी तेजी से इवॉल्व कर सकते हैं, तो वो स्पीशिएशन को भी लीड कर सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्योंकि सेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब ही ये है कि स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस फॉर मेट सिलेक्शन होनी है. तो वो इस केस में वही फीमेल उसको उसके साथ मेट ही नहीं करेगी. जब मेट ही नहीं करेगी तो एक आइसोलेशन डेवलप हो गई, वो चाहे जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो, चाहे वो इस सेक्सुअल सिलेक्शन के बिहेवियर के थ्रू हो. तो डाइवर्जेंस के लिए कंडीशंस पूरी हो गई, स्पीशिएशन के लिए कंडीशंस पूरी हो गई. तो इस वजह से अब while sexual selection is only a part, a subset of the story of speciation, मुकम्मल और स्टोरी नहीं है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते ड्रिफ्ट को भी क्या करती हैं कवर किया था, इकोलॉजिकल ग्रेडियंट्स को भी कवर किया था, बाकी फोर्सेस भी हैं, मगर सेक्सुअल सिलेक्शन एक मेजर प्लेयर है. तो अब मैं कंक्लूड करता हूं इन 3 पॉइंट्स हम समराइज करते हैं. आज हमने दोबारा से टाइम लगाया स्पीशिएशन के ऊपर. हमने ये देखा है कि स्पीशिएशन क्या एज अ फिनोमिनन उसका एविडेंस एग्जिस्ट करता है, तो वो लैब में भी एग्जिस्ट करता है, 50 साल एक्सपेरिमेंट्स पे करता है, फील्ड में एग्जिस्ट करता है. दूसरा सवाल ये है कि क्या उसके कोई एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क में रहते हुए कोई मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, तो बिल्कुल मौजूद हैं. सेक्सुअल सिलेक्शन उनका एक इम्पॉर्टेंट उस मैकेनिज्म का प्लेयर है. मॉडर्न टाइम्स में इसमें रिसर्च एपिजेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ स्पीशिएशन पर भी हो रही है, उसको हम फिर कवर करेंगे. गालिब ने अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिया है. हाँ, उसको फिर हम उसके ऊपर पूरी स्ट्रीम करेंगे. पहले एपिजेनेटिक्स पे स्ट्रीम करेंगे और फिर एपिजेनेटिक्स का रोल जो एवोल्यूशन में है ना, पहले तो एक स्ट्रीम में तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एपिजेनेटिक्स है क्या, और फिर उसके बाद एक स्ट्रीम हम उस पे करेंगे कि एपिजेनेटिक्स एवोल्यूशन में अपना रोल कैसे प्ले करती है. तो उस वाली में फिर हम एपिजेनेटिक्स को स्पीशिएशन में कवर करेंगे. बड़ा लंबा एक्सटेंसिव टॉपिक है, मेरा नहीं ख्याल के एक में इवन के आज हमने जो स्पीशिएशन पे बात की है ये भी असल में सिर्फ एक इंट्रो ही था. इसमें एडवांस बातें तो हमने कोई भी डिस्कस नहीं की है असल में. जी गालिब, आपने एक आई थिंक आप ऑडियंस जाकर गालिब का वो पार्ट दोबारा से देखें. एक इंटरेस्टिंग बात जो कि हमारी कॉन्वर्सेशन में कम आती है, गालिब ने एक चार्ट दिखाया था कि जिसमें डिफरेंट प्री जाइगोटिक आइसोलेशन और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन वाला 2 टेबल थे. उनमें एक इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था टेम्पोरो. वो हमारी डिस्कशन में पहले पता नहीं क्यों नहीं आया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सर मैंने टेम्पोरल को बड़ी बार डिस्कस किया हुआ है. अच्छा, पता नहीं कभी नहीं हुआ, लेकिन आपने आज अच्छा किया उसको किया. उसमें यही है कि जो आपके मेटिंग सीजन्स में वेरिएशन आती है, कुछ सब ग्रुप्स जो हैं वो किसी सीजन में मेट करते हैं, कुछ सब ग्रुप्स किसी सीजन में मेट करते हैं विद इन द सेम पॉपुलेशन. उससे भी प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन जाहिर बात आ जाती है, उससे भी स्पीशिएशन के रास्ते खुलते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट